नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम सीधे सरकार के गठन की बात करने वाले हैं। अब की बार एनडीए सरकार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश की कमान संभालने वाले हैं। लेकिन एक फर्क आ गया है, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। यह एनडीए की सरकार है। 2019 और 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था, जो इस बार नहीं है। तो गठबंधन धर्म इस बार निभाना होगा। और ऐसे में खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले रविवार यानी कि 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेंगे बतौर प्रधानमंत्री, और लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे शख्स बन जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रिमंडल में शपथ कौन लेगा, किसको कितनी जगह मिलेंगी। अभी तक दोनों सरकारों में 1.0 और 2.0 मोदी सरकार, तमाम बड़े मंत्रालय जो थे वो बीजेपी ने अपने हाथ में रखे। रस्म अदायगी होती थी, कोई राज्य मंत्री का पद दे दिया इक्का दुक्का घटकों को। पर 240 का आंकड़ा है बीजेपी का, 32 नीचे बहुमत के। ऐसे में सत्ता की चाबी आ गई है घटकों के हाथ में, और उसमें दो सबसे अहम हैं, चंद्रबाबू नायडू यानी कि टीडीपी और नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू। एन फैक्टर काम करेगा, 3 एन है यहां पर, नरेंद्र मोदी, नायडू और नीतीश। केमिस्ट्री बन पाएगी क्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसमें एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। आज 11 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक बैठक शुरू हुई। उसमें बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी थे, मनसुख मांडविया भी थे, बीएल संतोष भी थे। और यह बैठक दर्शकों कितनी चली? घंटा 2 घंटा आप कहेंगे, 3 घंटा 4 घंटा? नहीं, 7.5 घंटे यह बैठक चली है। 7.5 घंटे। मुझे कम से कम याद नहीं आता पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कोई 7.5 घंटे बैठक की हो। तो गठबंधन सरकार की राह में मंत्रालय के रोड़े आ गए हैं क्या? और जो प्रमुख सबसे अहम मंत्रालय होते हैं, उसमें होते हैं 4 वो मंत्रालय जिनको हम सीसीएस में इंक्लूड करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सबसे ताकतवर कमेटी। और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होते हैं। फिर एक और अहम कमेटी होती है कैबिनेट की, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट, परिवहन और रोड मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और शिक्षा मंत्रालय, ये सारे बीजेपी के पास थे। अब टीडीपी कह रही है कम से कम एक, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कम से कम एक केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री। और इसके साथ चस्पा है क्या मांग कि स्पीकर तो हमारा होना ही चाहिए। खबरें ये आ रही है बीजेपी इस बात से सहज नहीं है कि हम किसी और घटक को स्पीकर का पद दे दें, पर संसद पर कंट्रोल करना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। और यह काम उन्होंने 1999 में भी किया था। दूसरी ओर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी मंत्रालय चाह रहा है। वो कह रहा है हर 3 सांसदों पर एक मंत्रालय। अब यहां पर खेल समझिए, बड़ा दिलचस्प हो रहा है। बिहार में 12 सीटें जेडीयू जीती, 4 मंत्रालय मांग रहे हैं।
2 मंत्रालय 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी अपने दम पर जो 1 सीट जीती वो कह रहे हैं भैया 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल पद मुझे भी चाहिए। आंकड़ा हो जाता है 7 का। तो 12 सांसद जो बीजेपी के हैं बिहार से, उनमें से कितनों को मंत्री बनाया जाएगा? और एक राज्य में ही 30 सांसदों में से कितने मंत्री हो जाएंगे? 12-13 मंत्री बना देंगे। और ऐसा ही परिदृश्य अनफोल्ड कर रहा है महाराष्ट्र में। 17 सीटें जीती एनडीए ने वहां पर, 7 एकनाथ शिंदे और 1 अजित पवार गुट। वहां भी टूट के आसार हो रहे हैं। वहां एक और खेल भी चल रहा है समानांतर। तो प्रफुल्ल पटेल तो मंत्रिमंडल चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री रहे यूपीए सरकार में। एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं 2 तो हमें भी चाहिए कम से कम मंत्री पद। महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के। तो बीजेपी जिसने 9 सीटें जीती हैं उनके कितने रह जाएंगे? सिर्फ नितिन गडकरी? तो हम पीयूष गोयल को कैसे भूल जाएं? और वित्त मंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार क्या वो बनते दिखाई दे रहे हैं? अब इसमें उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लीजिए। जयंत चौधरी, आरएलडी ने 2 सीटें जीती, वो तो 1 मंत्री पद मांगेंगे। अनुप्रिया पटेल इकलौती सीट जीती हैं, पर वो पहले मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें भी मंत्रालय चाहिएगा। पंजाब में हरसिमरत कौर लेकर भी आए, अभी एनडीए का हिस्सा नहीं है। 1-1 सीट से आंकड़ा बढ़ाना चाहेगा एनडीए की। 300 पार हैं हम, तो वो कहेंगी मंत्री मुझे भी बना दीजिए। अब ये विशुद्ध सौदेबाजी, लेनदारी और देनदारी का वक्त आ गया, इसीलिए 7.5 घंटे चली है। और इसमें बैठक की जो मैं बात बता रहा था आपको, और इसमें सीसीएस वाले, क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब बीजेपी के ही होंगे। और मान जाएंगे क्या घटक? खबरें तो ये आ रही हैं कि भाई कुछ घटक कह रहे हैं कि नहीं, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह कबूल नहीं है। अब ये तो राजनीतिक धमाके वाली बात हो जाएगी, अप्रत्याशित हो जाएगा, ये कल्पना से परे हो जाएगा। पर इसमें भी कुछ तार जुड़ रहे हैं, उनकी चर्चा आज नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, अति आत्मविश्वास की बात हो रही है, सैबोटाज किया, जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है, किसने टिकट बांटे थे, किसने नीरज शेखर को खड़ा कर दिया, ये सवाल उठने लगे हैं। और ये अंतिम स्वरूप जो कैबिनेट का होने वाला है, उस पर क्या असर भी डालने वाला है? क्या घटक रेल मंत्रालय मिल जाए या कृषि मिल जाए, इससे काम चला लेंगे? शिक्षा मंत्रालय किसके पास जाएगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और इस पर बीजेपी अपनी पकड़, अपना कब्जा बनाए रखना चाहेगी। शिक्षा और सूचना और प्रसारण, यह देखने वाली बात होगी जब मंत्रिमंडल का गठन होता है। पर कुछ तीर और चले हैं, और तीर चलाने में पहल की है तीर जिनका चुनावी चिन्ह है जेडीयू ने, और तीर चला है अग्निवीर को लेकर। केसी त्यागी जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। इससे बड़ा नुकसान हुआ है, युवा नाराज है, हताश है, गुस्से में है। ये 4 साल का रोजगार क्या होता है बिना पेंशन के? बिहार में जबकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में और पंजाब में, जहां हर गांव में, हर घर में कोई ना कोई फौज में होता है, किसी की ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं इन इलाकों में कि उनकी रिश्तेदारी में कम से कम एक फौज में ना हो। और इसमें एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। हरियाणा में बीजेपी का 2019 के मुकाबले देखें जो वोट शेयर है वो 12% गिरा। हिमाचल में 4 सीट जीत गए, लेकिन 14% वोट बैंक गिरा। उत्तराखंड में भी 5% गिर गया। पंजाब अलग है क्योंकि वहां पर अब बीजेपी सारी सीटें लड़ रही थी। 10% की गिरावट राजस्थान में,
और 9% की गिरावट उत्तर प्रदेश में। अब सरकार के पास यहां पर एक चोर दरवाजा है अपनी जान बचाने के लिए। वो ये कह सकती है हमने समीक्षा के लिए एक समिति बना रखी है, पर यह एक बड़ा यू टर्न हो जाएगा मोदी सरकार की तरफ से अगर अग्निवीर वापस लेनी पड़ी। ऐसे में जो ये एनडीए की सरकार है या मोदी सरकार की जब संभावनाएं प्रबल थी, एग्जिट पोल से पूरा एनडीए खेमा खास बीजेपी बम बम था, तो हमें आपको यह भी बताया गया भाई आने वाले 100 दिनों का तो ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका, सरकार काम कर रही है। तो अब उस 100 दिन के ब्लूप्रिंट का क्या होगा? क्या घटक मान जाएंगे? और बात यहीं तक नहीं थमती है। चंद्रबाबू नायडू ने सीधे सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर दिया है। यह सरकार के आने वाले 5 साल में एक एजेंडा था। नीतीश कुमार बीच का रास्ता ले रहे हैं कि बातचीत से हल निकले। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जो जोर बीजेपी दे रही है, कोई रुख को स्पष्ट करने को तैयार नहीं, ना ही नीतीश ना ही नायडू। मुस्लिम आरक्षण पर भी चुप्पी साधे बैठे हैं, बल्कि टीडीपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण को पिछड़े वर्ग में जारी रखने की पैरवी की थी। अब ये बड़े ट्रिकी इश्यूज होने वाले हैं। और फिर आ जाता है विशेष राज्य का दर्जा। आंध्र प्रदेश भी चाहता है और नीतीश कुमार तो हर बार ये कहते ही हैं, अड़ेंगे क्या? और आप में से जो लोग नहीं जानते, बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये विशेष राज्य क्या होता है? केंद्र से जो आपको आर्थिक सहायता मिलती है, जो राजस्व देता है केंद्र राज्यों को, क्योंकि राज्यों में भी तो टैक्स लगते हैं, वो जाता केंद्र में, वो 60 से 75% होता है अमूमन सामान्य राज्यों के लिए। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जहां होता है, वहां 90% आर्थिक जो सहायता होती है, राजस्व होता है, वो राज्यों को दिया जाता है। 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज है इस वक्त। 2 बड़े राज्य हैं, छोटे छोटे राज्यों को ही इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। और इसके अलावा कंसेशंस ऊपर से दी जाती हैं, एक्साइज में, कस्टम ड्यूटीज में, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में। और फिर बारी आ जाती है जातिगत जनगणना की। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं चाहिए, नीतीश कुमार ने तो कर ही दिया। तो ये जो तीर हैं, इनसे कैसे बचेगी बीजेपी? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा और अंदाजा तब यह भी लगेगा कि एनडीए की शक्लो सूरत क्या होगी और एजेंडा क्या होने वाला है। ऐसे में आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट आपसे पूछ रहा हूं, गठबंधन सरकार की चाह में मंत्रालय के रोड़े हैं राह में, और पहला तीर अग्निवीर, सरकार चलाना टेढ़ी खीर। और इसे थोड़ा और टेढ़ा कर दिया। आज शाम 5:30 बजे के करीब राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें शेयर बाजार में जो जबरदस्त गिरावट आई, बाजार भी तो बम बम था ना एग्जिट पोल के बाद। एग्जिट पोल तो शनिवार को आए थे, तब बाजार खुला नहीं था, लेकिन 3 तारीख को खुला, ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया और फिर धड़ाम गिरा 4 तारीख को। राहुल गांधी की माने तो वो कह रहे हैं 30 लाख करोड़ आम आदमी के, आपके स्वाहा हो गए, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सलाह देते फिर रहे थे 13 मई से ही कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, शेयर बाजार में पैसा लगाओ, बम बम होने वाला है। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि एग्जिट पोल, बड़े बड़े जो सटोरिये हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मिली भगत से आम निवेशक, 5 करोड़ आम निवेशक हैं देश में, उनका पलीता लगा दिया गया, उनका नुकसान कर दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।